Hey guys, welcome to your channel Journey to Success. This side your mentor, coach and guide. तो जो हमारा आज का टॉपिक है which we are going to discuss in this video is आपको लास्ट मिनट में रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है और आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार कर सकते हो. सो हाउ टू राइट द रिसर्च प्रपोजल, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे वो ही मेन 3 टॉपिक्स हैं जो सभी कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए. सबसे पहले आपको पता है कि आपको रिसर्च प्रपोजल में अपना टॉपिक चूज करना होता है कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो. सो आपको टॉपिक ही नहीं पता कि आप किस पे रिसर्च करने वाले हो तो आपका पूरा का पूरा पीएचडी फ्लॉप है. आपको पहले पता होना चाहिए कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो. सो उसके लिए रिसर्च करने के लिए आपको टॉपिक चूज करना पड़ेगा. अब उस टॉपिक को कैसे चूज करना है हम इसके बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं इस वीडियो में. सेकेंड स्टेप में हम बात करने वाले हैं कि जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखने वाले हो, जो आप रिसर्च प्रपोजल रेडी करने वाले हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है, बाकी तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा रिसर्च प्रपोजल का और उस प्रपोजल को कैसे लिखना है, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आपको टॉपिक कैसे चूज करना है. हाउ टू चूज द टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रपोजल. ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 मेन पॉइंट्स पेन डाउन करे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले अपना एरिया पता होना चाहिए कि आप किस में रिसर्च करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए एरियाज क्या क्या हो सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं. आपको क्लियरली थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है. सेकंड, आपने सपोज एरिया चूज कर लिया, फाइनेंस चूज कर लिया या कोई भी एरिया चूज कर लिया, उसके अंदर जो टॉपिक्स आपको फैसिनेट करते हैं या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप उसके अंदर के टॉपिक्स को नैरो डाउन करोगे. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में आप करोगे उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज कि उस चीज में वाकई में कोई गैप है या नहीं है जिसके बारे में आप रिसर्च फाइंड कर सकते हो. देन वो फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद आप अपना टॉपिक क्या कर लोगे, चूज कर लोगे. अब कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम हमारा टॉपिक चूज कर रहे होते हैं. सो वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. सबसे पहले आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप अपना इतना टाइम कॉन्ट्रीब्यूट जो कर रहे हो पीएचडी में वो सब वेस्ट है. तो आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, नॉट टू ब्रॉड टॉपिक. आपको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर लेना है जिसकी वजह से आपकी जो स्टडी है वो हैम्पर हो और एक आप कॉन्क्रीट कंक्लूजन पे ना पहुंच पाओ. सो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं लेना है. उसके बाद, नॉट सो डिफिकल्ट. जो आप टॉपिक चूज कर रहे हो वो ये ना हो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आप चूज कर लो. तो जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप उसमें ही उलझ के रह जाओ. ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए. उसके बाद, जो आप टॉपिक ले रहे हो उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए. मतलब किसी ना किसी की लाइफ को यार वो इम्पैक्ट करे. आप अपना इतना टाइम दे रहे हो, उसका कोई प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी पे या किसी भी बंदे पे, तो यूजलेस है वो रिसर्च. तो उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. और उसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक लो जो एक एवरेज रीडर को इंटरेस्ट करे. कि कोई भी बंदा है वो आपसे पूछे आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है, मतलब कोई एवरेज रीडर भी उस टॉपिक में अपना इंटरेस्ट ढूंढ पाए, ऐसा आपको टॉपिक चूज करना है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टॉपिक चूज करना है, उसके लिए आप थोड़ी सी प्रीलिमिनरी स्टडीज करोगे. उसमें आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो. प्रीलिमिनरी में आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स के ऑप्शंस होंगे, तो उसमें आप कुछ आइडियाज ऑफ टॉपिक्स इमेजिन कर सकते हो. आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो आपका जो प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल है, वो कौन से क्वेश्चंस को एड्रेस करेगा. ठीक है, उसके बाद कुछ आप जनरल आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. बहुत सारे जनरल आर्टिकल्स होते हैं, जो गूगल स्कॉलर है उसमें बहुत सारे जनरल आर्टिकल्स अवेलेबल हैं. तो जो टॉपिक्स आपको थोड़े से इंटरेस्ट करते हैं उनके ऊपर थोड़े जनरल आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. ठीक है, और अपने पास मतलब लिस्ट बना सकते हो कि कौन से ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है और उनमें से जो बेस्ट टॉपिक आपको लगता है फाइनली आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आप फाइनलाइज कर लो अपना टॉपिक ये है और उसके उस इंटरेस्ट के बेसिस पे उन सबको रिलेट करके जब आपने अपना टॉपिक चुन लिया तभी आप आगे रिसर्च प्रपोजल के नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो. इतना क्लियर हो गया. टॉपिक चूज करने के लिए मैंने आपको मेन यहाँ पे 4 चीजें बताई हैं. सबसे पहले आपको अपना एरिया क्लियर करना है कि आपको किस एरिया में करना है. देन आपको नैरो डाउन करने हैं कुछ टॉपिक्स उस एरिया के. देन उसका फिजिबिलिटी और गैप्स के बारे में पता लगाना, वो आपको लिटरेचर रिव्यू से ही पता लगेगा. देन आपने फाइनली जब अपना रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया तब हम नेक्स्ट स्टेप पे हमारे चलेंगे, विच इज द स्ट्रक्चर एंड हाउ टू राइट द रिसर्च प्रपोजल.
ठीक है, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में हमको डाल सकते हो। ठीक है, अब जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसका मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ। मैंने आप पे हेडिंग्स मेंशन करी हैं। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल, मतलब आप किस टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल कर रहे हो उसकी जो हेडिंग है उसका टाइटल। सेकंड जो आपका आएगा दैट इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन करोगे कि क्या क्या उस चीज के बारे में है। देन योर थर्ड स्टेप इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेथोडोलॉजी, उसके बाद है हमारी इम्प्लीकेशंस, एंड देन लास्ट वन इज रेफरेंसेस। इनको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट द रिसर्च प्रपोजल। तो आपको बेसिकली आइडिया हो गया होगा कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है टाइटल, नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद है हमारे रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स, देन इज मैथोडोलॉजी, उसके बाद है इम्प्लीकेशंस एंड रेफरेंसेस। इतना क्लियर हो गया। अब हम हर एक पार्ट के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे, जितने भी पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको सब बताती चलूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल के बारे में। ठीक है, तो जो टाइटल है दैट टेल्स अबाउट द जिस्ट ऑफ योर इंटायर रिसर्च। तो टाइटल ऐसा होना चाहिए विच इज अबाउट 8 to 14 वर्ड्स। ठीक है, 8 to 14 वर्ड्स का आप टाइटल रख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। तो पूरा आपका रिसर्च का जिस्ट बताता है आपका जो टाइटल है। तो टाइटल एक तो क्रिस्प हो, एक जो रीडर की अटेंशन को ग्रास्प करे, ऐसा टाइटल होना चाहिए कि बंदे को पढ़ के इंटरेस्टिंग लगे कि वाह व्हाट अ टॉपिक, कि थोड़ा सा अटेंशन ग्रैबिंग वाला आपका जो टाइटल है वैसा टाइटल आपका होना चाहिए। और क्लियरली बताए कि वो डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करे, डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करे, या जो भी आपकी रिसर्च में यूनिक चीज है उसको क्लियरली हाईलाइट करे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियरली आपकी रिसर्च का ओवरऑल पर्पस बताती हो, ऐसी होनी चाहिए कि क्लियरली आपकी रिसर्च का ओवरऑल पर्पस बताए। नेक्स्ट, जो आपकी रिसर्च है उसका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको क्लियरली डिफाइन करे कि आपकी रिसर्च का क्या क्वेश्चन है जो आप, या क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो। उसके अलावा जो आपकी इंट्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा मेंशन होना चाहिए आपकी रिसर्च के बैकग्राउंड के बारे में, कि कैसे आपका जो रिसर्च है वो पुरानी वाली जितने भी रिसर्च हो चुकी हैं उनसे कैसे यूनिक है, उनसे कैसे यूनिक है आपकी जो रिसर्च है। सो योर इंट्रोडक्शन शुड क्लियरली डिफाइन द ओवरऑल पर्पस ऑफ योर रिसर्च। सेकेंडली, डिफाइन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद ब्रीफली बैकग्राउंड ऑफ द रेलिवेंट थ्योरी होना चाहिए, यूनिक होनी चाहिए प्रीवियस स्टडीज से, और क्या आप उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो उस चीज के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जिक्र होना चाहिए। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज आवर थर्ड पॉइंट इन द रिसर्च प्रपोजल, विच इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। मतलब इसमें आपने क्लियरली बताना है कि आपने क्या सॉल्व करना है, क्या आप रिसर्च क्यों कर रहे हो। सो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो 3 से 4 होने चाहिए, ज्यादा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे, इसमें मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट कर दिया विच इज आफ्टर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। एक और पॉइंट आता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, वैसे लिखने में मिस आउट हो गया होगा। यहाँ पे एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद एक आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लो विच इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा लिटरेचर रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टाइटल आएगा, देन हमारी इंट्रोडक्शन आएगी, देन हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, देन हमारा लिटरेचर रिव्यू आएगा, उसके बाद मेथोडोलॉजी, देन इम्प्लीकेशंस एंड रेफरेंसेस। इतना क्लियर हो गया। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या चीजें आएंगी, लिटरेचर रिव्यू में हमारी जितनी भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, ये नहीं है कि आप बहुत ही पुराना डाटा पढ़ रहे हो, बहुत ही पुराना डाटा आपको पता होना चाहिए, बट जो रीसेंट रिसर्च वर्क हुआ है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, जो रीसेंट रिसर्च वर्क हुआ है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। रिसेंटली आप जो जो चीजें हुई हैं वो सब आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ओके, इसमें जो आपको लिटरेचर रिव्यू में चीजें ध्यान में रखनी है उसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो अदर रिसर्चर्स हैं उनके क्या क्या कंक्लूजन्स रह चुके हैं, मतलब क्या कंक्लूजन्स रहे हैं, जो प्रीवियस रिसर्चर्स थे उनके क्या क्या कंक्लूजन्स हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स थे इस टॉपिक के बारे में, वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर अग्री कर रहे थे या वो आपस में डिसअग्री कर रहे थे, तो उनका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज के बारे में, कि वेदर जो प्रीवियस रिसर्चर्स थे वो एग्री कर रहे थे या डिसएग्री कर रहे थे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं उनमें मेन इशू या कंट्रोवर्सीज क्या ली गई थी, मतलब मेन किन मुद्दों के बारे में बात करा गया। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आपकी रिसर्च डिफरेंट नहीं हो सकती। उसके अलावा
आप जो पुराने पेपर्स हैं, जो सेमिनल पेपर्स होते हैं पुराने, जो स्टार्टिंग में लिखे जाते हैं, उनको पढ़ के थोड़ा आइडिया लगा सकते हो लिटरेचर रिव्यू का, क्योंकि वो थोड़े से इजी होते हैं। और जब आपने ये सब कर लिया, आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हो चुकी हैं और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप सपोज 2024 में करना चाह रहे हो पीएचडी, तो आपको 2023 तक की जितनी भी रिसर्च हुई है उसके बारे में, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसर्च मैथोडोलॉजी। रिसर्च मैथोडोलॉजी में हमें बहुत सारी चीजें ध्यान से देखनी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, दैट इज रिसर्च मैथोडोलॉजी। तो रिसर्च मैथोडोलॉजी में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहले रिसर्च डिजाइन, जो आप रिसर्च कर रहे हो उसका डिजाइन क्या है, वेदर योर जो रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, किस टाइप की है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो वेरिएबल है, जो आप प्रपोज कर रहे हो, जो आपका प्रपोज्ड वेरिएबल है वो कैसा है, प्रपोज वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कंट्रोल्ड है, कैसा है। उसके अलावा आप जब डाटा कलेक्ट करोगे तो आप डाटा टाइप कौन सा ले रहे हो, डाटा टाइप आप प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो। उसके अलावा आपका जो डाटा है वो डाटा आप कहाँ से अरेंज करोगे, किन से अरेंज करोगे, कितने टाइम पीरियड का डाटा अरेंज करोगे, और उस टाइम पीरियड को आपने क्यों सिलेक्ट किया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके डाटा के क्या क्या सोर्सेज रहने वाले हैं। उसके अलावा आप स्टैट्स में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करने वाले हो, मतलब स्टैट्स की आप रिग्रेशन लगाने वाले हो या फिर फैक्टर एनालिसिस करने वाले हो, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हो, ये सारी की सारी चीजें रिसर्च मैथोडोलॉजी का पार्ट होती हैं। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल गया इस चीज के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि जो आप चीज कर रहे हो, जो आप रिसर्च फाइंड आउट कर रहे हो, उसका रेलिवेंस क्या है, मतलब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, रेलिवेंस क्या है, कॉर्पोरेट्स पे, सोसाइटी पे, सब पे क्या रेलिवेंस है, उसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, उसके बारे में हम हमारी इम्प्लीकेशंस में बात करते हैं। लास्ट में आप अपनी रेफरेंसेस और आपका बिब्लियोग्राफी मेंशन करोगे, और जब आप रेफरेंसेस मेंशन करोगे तो आप कौन सा स्टाइल चूज करो रेफरेंसेस करते टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेफरेंसेस में आप वेदर एपीए स्टाइल यूज कर रहे हो या शिकागो स्टाइल यूज कर रहे हो या फिर आप हार्वर्ड स्टाइल यूज कर रहे हो, कौन सा स्टाइल आप यूज कर रहे हो वो सब आपको मेंशन करना होता है। आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी ड्यूरिंग योर इंटायर रिसर्च। आप कौन सी बुक्स यूज कर रहे हो, कौन से इंटरनेट सोर्सेज यूज कर रहे हो, ये सब आप अपनी रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी में मेंशन आउट करते हो। ठीक है, मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू आपके सामने प्रेजेंट किया है कि कुछ ही दिन रह गए अगर आपके रिसर्च टॉपिक से पहले, तो आपको एक ब्रीफ आउटलाइन मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो ना, आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। वो पॉइंट्स में सबसे पहले है डू नॉट प्लेगराइज। ठीक है, आप ये सोचो कि आप किसी और का डाटा अपने नाम पे बता दोगे और इंटरव्यूअर को पता ही नहीं चलेगा, ये आप बहुत ही गलत फहमी में हो। सबसे पहले आपके रिसर्च प्रपोजल का चेकिंग होता है कि आपने कहीं से डाटा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। सो यू कैन नॉट पास समवन एल्स डाटा ऑन योर नेम। तो अगर आप कहीं का कोई टेबल यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर आप उस डाटा को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो वो भी चीज गलत है। सो इफ यू आर यूजिंग समवन्स डाटा या टेबल, तो आपको उनको एक्नॉलेज जरूर करना है, वरना वो बहुत ही बड़ा पंगा हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके डाटा में 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म चेक पाया गया तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाते हो ज्यादातर इंटरव्यूज में। तो ये ध्यान से आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, और इनएडिक्वेटली पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। बाकी जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करते हुए ही आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। जितने वर्ड्स का उन्होंने बोला है या जो भी उन्होंने हेडिंग्स मेंशन आउट करी है, जो भी गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी की, उसको फॉलो करना है। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके पीएचडी प्रिपरेशन में। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।